नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इस वक्त हूं और मेरे पीछे आप मेट्रो की तस्वीरें देख रहे थे। इसी मेट्रो लाइन का विस्तार हो रहा है 2A और 7 लाइन पर, यानी दहिसर से लेकर अब अंधेरी तक भी ये मेट्रो दौड़ेगी। ये जो वेस्टर्न रूट है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो आप देख रहे हैं, देखिए गाड़ियों की तादाद, इसकी संख्या किस तरह से है। लौटने वाली लेन में आप गाड़ियों की आप भीड़ देखें तो ये जो यातायात है उसमें बताया जा रहा है MMRDA की तरफ से कि उसमें 25% की कमी आएगी, क्योंकि इस रूट पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2A और 7 लाइन के उद्घाटन के लिए उसे हरी झंडी दिखाएंगे 19 तारीख को, और 20 तारीख से जो ये सौगात है वो मुंबई वासियों को मिल जाएगी, यानी कि दहिसर से लेकर अंधेरी तक पूर्व और पश्चिम दोनों ही रूट पर 35 किलोमीटर पर मुंबई मेट्रो दौड़ने वाली है। तो इसी जानकारी के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और पहली खबर भी मुंबई से जुड़ी हुई है और बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि मुंबई शहर भी अब दिल्ली की रेस में साथ चलते चलते दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। जो दिल्ली की दम घोंटू हवा है, अब मुंबई वासी भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तापमान नीचे जा रहा है। अगर रविवार की बात करें तो 13 डिग्री न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहा, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था। इसी के साथ ही सांस के तकलीफों की मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने लगी है। अलग अलग अस्पतालों के अलग अलग आंकड़े हैं, कहीं 30 से 40% तो कहीं 70 से 80% ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है। देखिए रिपोर्ट। कोहरा, धुंध और धूल की मोटी परत से ढकी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई अब दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित मेगा शहर बन चुका है। सांस की तकलीफ वाले मरीजों का अस्पतालों में तांता दिखता है। अलग अलग अस्पतालों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन लगभग हर जगह ऐसे मरीजों में 50% के आसपास बढ़ोतरी बताई जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर दिखता है। सांस में प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है। ये मतलब जो एनवायरनमेंट है गंदा, इसी की वजह से हुआ। इनको इन्फेक्शन हो गया था। करीबन 80% ग्रोथ दिखाई दिया है। हालांकि ये जो विंटर सीजन है वो जनरली हेल्दी सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो काफी बढ़े हुए दिख रहे हैं। और स्पेशली ये गए 15 से 20 दिन से जब ये एयर क्वालिटी में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद स्पेशली फाइंड आउट। बहुत सारे पेशेंट्स को ड्राई कफ, जो दवाइयों को बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है, बहुत सारे पेशेंट्स को कफ, सेकेंडरी चेस्ट इन्फेक्शन होके फीवर आना और वो प्रोग्रेस होके निमोनिया में डेवलप होना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की AQI 314 है, यानी वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है। तापमान गिरने से हवा भी जहरीली हुई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि शहर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मुंबई की हवा फिर एक बार वेरी पुअर कैटेगरी में चली गई है। ये इस सीजन में 2023-22-23 के सर्दी के सीजन में ये हमेशा हो रहा है, और इसका जैसे बताया गया है पहले ही कि एक लार्ज स्केल पोल्यूशन चेंज हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, जो धूल हैंग हो रही है, वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही है, और दैट इज द रीजन कि एयर क्वालिटी खराब है। ओवर एंड अबाउ ऑफ दिस क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर कूल हो रहा है। टेम्परेचर जब कूल होता है तो वैसे ही विंड्स को काम करता है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुंबई ने खराब से बहुत खराब AQI की इतनी लंबी अवधि देखी है। दिसंबर के मध्य में एक सप्ताह के लिए मुंबई का AQI दिल्ली से भी खराब था। गिरते पारे के बीच खराब होती हवा अब मुंबई को भी दिल्ली के दर्द का एहसास कराने लगी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर चर्चा की। दरअसल ये जो रिमोट EVM है उससे सुविधा मिलने वाली है उन लोगों को जो कि वोटिंग के दिन अपने इलाके में नहीं है, अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन दूर से भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसके डेमो और प्रेजेंटेशन को लेकर अधिकांश पार्टियों ने असहमति जताई। दलील ये है कि ऐसी किसी भी व्यवस्था को अमल में लाने से पहले चर्चा जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। रिमोट वोटिंग मशीन ऐसी नई तकनीक जिस पर चुनाव आयोग की कोशिश सभी पार्टियों की सहमति बनाने की है। चुनाव आयोग ने 8 राष्ट्रीय पार्टियों और 57 क्षेत्रीय पार्टियों को चर्चा का न्योता दिया और बैठक की, लेकिन रिमोट EVM पर न डेमो हो पाया और न ही कोई प्रेजेंटेशन। जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया, आंकड़े पे ऑब्जेक्शन रेज किया, इंटेंट पे ऑब्जेक्शन रेज किया, और सीधे तौर पे कहा कि अभी सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के बीच में क्रेडिबिलिटी पैदा करना। ये जब जिस सरकार के पास कोविड में माइग्रेंट के आंकड़े नहीं है, ये 30 करोड़ का आंकड़ा जो वोट नहीं किए,
एपैथी अगर लोगों के अंदर है, एक तरह से इसको हम हिंदी में कहेंगे कि उत्साह की कमी, लोग वोट नहीं देने जाते हैं। उसके कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। चुनाव आयोग दरअसल इस नई तकनीक के दम पर वोटिंग फीसद में इजाफा लाना चाहती है। वोटिंग के दिन जो वोटर अपनी विधानसभा से दूर हैं, उनको लोकतंत्र के त्योहार में शामिल करना चाहती है। पार्टियों की सैद्धांतिक सहमति तो रही, लेकिन डेमो पर रजामंदी नहीं बनी। कई सवाल भी उठे। जिन प्रवासी वोटर्स को आधार बनाकर ये व्यवस्था लाई जा रही है, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? 30 करोड़ माइग्रेंट वोटर्स का डेटा कहां से लिया गया? क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी दिक्कत बताई कि अगर वो एक राज्य तक सिमटे हैं, तो चुनाव के दिन अपने पोलिंग एजेंट अलग अलग राज्यों में कैसे रखेंगे? एक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो पहले आपको डिसाइड करना होगा, उसका बाद तो डेमोन्स्ट्रेशन। हम लोग तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको तो पहले डिसाइड करना होगा। नहीं तो मशीन को दिखा के इंस्पेक्शन होएगा तो मेन इशू विल बी डायल्यूटेड। लगातार चुनावों में देखा गया है कि वोट डालने में मतदाताओं का प्रतिशत कम रहता है। मसलन 2009 में कुल मतदाताओं की तादाद 71 करोड़ 70 लाख थी। वोट किया सिर्फ 58.21% ने। 2014 के आम चुनाव में कुल मतदाताओं की तादाद 83 करोड़ 40 लाख थी। मतदान में हिस्सा लिया 66.44% मतदाताओं ने। वहीं 2019 के आम चुनावों में मतदाताओं की तादाद थी 91 करोड़ 20 लाख, जबकि मतदान किया 67.40 मतदाताओं ने। लोकतांत्रिक ढांचे में और मजबूती लाने की ये कवायद है। तकनीकी युग में तकनीक के दम पर वोटरों को और सबल करने की कोशिश, क्योंकि हर एक वोट कीमती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में मुंबई में बीएमसी के कई जंबो सेंटर्स बने, इससे मरीजों को सुविधा भी खूब मिली। लेकिन अब अवैध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पाने के आरोप में बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ईडी दफ्तर में करीब 4 घंटे तक मौजूद रहे। क्या सवाल जवाब हुए, पूछताछ हुई, क्या आरोप लगे हैं, सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल सोमवार को करीब 4 घंटों तक ईडी के दफ्तर में मौजूद रहे। आरोप है कि कोरोना काल में जिस लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज को जंबो सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके दस्तावेज फर्जी थे और इस वजह से बीएमसी को 38 करोड़ का घाटा हुआ। पूछताछ के बाद बाहर निकले चहल ने ईडी को आगे भी सहयोग करने का भरोसा दिलाया। 4 जनवरी 2023 को उसको हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और उसके वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसी बेसिस पे मुझे ईडी से समन प्राप्त हुए और समन बीएमसी प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जानकारी मांगी कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि जानकारी हमें भी दीजिए। तो आज मैं उनको जानकारी देने के लिए आया था। उनको मैंने जानकारी सारी उनको दी, उनको मैंने एक्सप्लेन किया क्या क्या जानकारी दी है और एक सरकारी नौकर होने के तहत और एक महानगर पालिका का प्रमुख होने के तहत ये मेरी नैतिक जवाबदारी भी है कि मैं पूरा सहयोग दूं, पूरा कोऑपरेट करूं। पिछले साल अगस्त महीने में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिकायत कर लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज पर अवैध कागजात जमा कर कॉन्ट्रैक्ट पाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस मामले की जांच हो रही है। जिस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके एक पार्टनर सुजीत पाटकर हैं, जो शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। वहीं कोविड काल में बीएमसी में अच्छा काम करने की बात करने वाली शिवसेना का मानना है कि ये कार्रवाई बीएमसी चुनावों से पहले बदले की भावना से की जा रही है। ईडी अधिकारियों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर रही है। आप किस दबाव तंत्र की राजनीति करना चाहते हैं? आपको लगता होगा कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आपकी लड़ाई शिवसेना से है। हम नहीं मानते, हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। हम जनता के ऊपर विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले ईडी की ओर से हो रही इस पूछताछ को लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सवाल उठा रही है। इसी बीएमसी में पिछले 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है, लेकिन अब शिवसेना के ही 2 गुट हो चुके हैं और एक गुट बीजेपी के साथ है। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के दौरे पर हैं और यहां पर कई चीजों का वो शिलान्यास करेंगे। इसे एक तरीके से बीएमसी चुनावों से पहले प्रचार के शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में ईडी की ओर से हो रही इस पूछताछ को राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है।
मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की कोशिश को मायावती ने झटका दे दिया है। बसपा ने ऐलान किया है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पार्टी अकेले लड़ेगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि चुनाव अगर बसपा और सपा जैसे दलों के साथ मिलकर लड़े तो उसे कामयाबी ज्यादा मिलती है। देखिए रिपोर्ट। अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। कहा कि यूपी में ही नहीं, देश भर में जहां भी चुनाव होंगे, बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन न तो 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा और न ही 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, 2023 में किसी भी राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से बसपा गठबंधन नहीं करेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मौके पर बीएसपी जब गठबंधन में रही है तो उसे ज्यादा सीट मिली है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए उसे बस एक सीट मिली, सपा को 111, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ मिलकर लड़ा तो उन्हें 10 सीटें मिली, सपा को 5। बहन जी ने बीजेपी आरएसएस के दबाव में इस गठबंधन को तोड़ा, तो जो वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जो वोट मिला, उसमें एक बहुत बड़ा तबका बसपा का, जो पुराना अम्बेडकरवादियों का जो वोटर है, अनुसूचित वर्ग के लोगों का, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जताई है। इसलिए 2024 में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो बीजेपी आरएसएस बनाम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। बेशक 2019 में सपा और बसपा मिलकर यूपी में बीजेपी के रथ को रोक नहीं पाई, पर रफ्तार जरूर धीमी कर दी। लेकिन 2022 का वोट शेयर देखें तो एक और तस्वीर बनती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि सपा को 32%, बसपा को 13% और लोकदल को 3%, यानी तीनों को मिलाकर 48% वोट। अगर सपा और बसपा जैसे दल एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ते तो हो सकता था यूपी विधानसभा की तस्वीर कुछ और होती। आप गठबंधन करते ही 10 लोकसभा सीट जीतते हैं और गठबंधन से हटते ही एक पर विधानसभा में आ जाते हैं, तो अपना नुकसान क्यों चाहती हैं? वो कौन सा दबाव है जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी लगातार गठबंधन की राजनीति से इनकार कर रही हैं? हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हैं, पर उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बसपा अगर लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। गठबंधन की राजनीति आज का सच है। केंद्र में 300 से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी इसे समझती है और इसीलिए एनडीए को बचाए रखना चाहती है। लेकिन मायावती की अकेले चुनाव लड़ने की जिद कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर वो किससे फायदा पहुंचाना चाहती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो हर घर से एक महिला को हर महीने 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। ये वादा किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से बेंगलुरु में। प्रियंका गांधी का बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में भव्य स्वागत हुआ। फिर वहां मौजूद नेताओं और सभा में आई महिलाओं को कांग्रेस पार्टी को वोट देने की शपथ दिलवाई गई।
ಇದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. इसके बाद आया महिलाओं को 2-2 हजार रुपए पेंशन का भरोसा। कुछ महीने में चुनाव है, मैं आपसे अपील करती हूँ, आप खुद सोचें, क्या आपकी जिंदगी बेहतर हुई है? उन्होंने जो वादे किए हैं क्या वो पूरे किए हैं? मुझे डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया ने भरोसा दिलाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर घर से एक महिला को हर महीने 2,000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे। That means 24,000 rupees will be directly sent to your account in a year. कर्नाटक में ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5 करोड़ 5 लाख वोटर हैं, जिनमें 2 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं, यानी आधी। इसीलिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के चुनावी वादे के बाद 2,000 रुपए महिलाओं को पेंशन देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया। हालांकि प्रियंका और सुरजेवाला दोनों भ्रष्टाचार को ही चुनावी मुद्दा बनाते दिखे। This entire government is deep down in the stench of corruption. बसवराज बोम्मई सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है। भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सभी आरोपों की जांच करवाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए हों या फिर किसी व्यक्ति ने लगाए हों इस सरकार पर। Contractors Association or any other individual, we will lodge first information report. ना नायिका यानी मैं भी नेता नाम का ये चुनावी कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित था। हिमाचल प्रदेश के बाद अब प्रियंका गांधी कर्नाटक में जोर आजमाइश करती नजर आएंगी। इस राज्य में महिला और पुरुष वोटर्स की साझेदारी लगभग बराबरी की है। ऐसे में कांग्रेस को प्रियंका गांधी से काफी उम्मीद है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।